हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से संबंधित चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये सेक्शन 43 टू 72 तक का है, चैप्टर 4 के तहत है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 43 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स में क्या आएगा, है ना, किसे इक्विटी शेयर की परिभाषा में लिया गया है। तो ये जो आएगा, शेयर विथ वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, मतलब ऑप्शन ए एंड बी। तो सेक्शन 43 के अनुसार इक्विटी शेयरों में वोटिंग अधिकार या लाभांश और वोटिंग के संबंध में भिन्न अधिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से कौन, सेक्शन 43 के तहत शेयर कैपिटल में कौन कौन से टाइप्स आएंगे। ठीक है, तो सब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड एंड इशू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस, दो ही कैटेगरी बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या बताया, विथ वोटिंग राइट्स एंड एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के रूप में बताया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इंक्लूड शेयर विथ और विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, विच गिव्स प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो ये दो इसकी खासियत होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। अंडर सेक्शन 46 व्हाट इज कंसिडर्ड प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा साक्ष्य ऐसा है जो ये पता है कि आपने शेयर्स लिए कंपनी में। तो शेयर सर्टिफिकेट एक जो है ये प्रमाण होता है जो ये शो करता है कि हमने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे। ये सेक्शन 46 के तहत बोला गया कि शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन to the shares specified in it. According to section 47, preference shareholder can vote in a general meeting on। तो ये हर टाइप के जो मीटिंग्स होती है उसमें अपने वोट नहीं दे सकते, वो सिर्फ उनसे रिलेटेड जिसके जो रिजोल्यूशन उनके राइट्स को इफेक्ट करते हैं उस उनसे संबंधित उस पे ही मतलब मीटिंग में वो वोटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन अफेक्टिंग देयर राइट, ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन रिजोल्यूशन दैट अफेक्ट देयर राइट्स डायरेक्टली एंड इन केस लाइक वाइंडिंग अप और कैपिटल रिपेमेंट, तब इस यहाँ पर इस दौरान वो वोट दे सकते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इशुएंस ऑफ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई नकली डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है ना, तो उसके लिए दंड क्या है। तो उसके लिए दंड हो जाएगा, फाइन लगेगा 5 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा है 6 महीने तक की कैद। इफ डुप्लीकेट, यदि नकली डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से जारी किया जाता है तो कंपनी पर जुर्माना और अधिकारियों को जेल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 48 व्हेन कैन द राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स ऑफ अ क्लास बी वेरीड। धारा 48 के अंदर किसी वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकार कब बदले जा सकते हैं। तो कब बदले जा सकते हैं ये, विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ द दैट क्लास। उस क्लास के 3/4 3/4 मेंबर्स द्वारा अगर कंसेंट दी गई है, रिटर्न कंसेंट, तो फिर उससे रिलेटेड जो राइट है, उस शेयर से रिलेटेड राइट है, वो चेंज किए जा सकते हैं। तो सेक्शन एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 वेरिएशन ऑफ द राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स can occur with the consent of not less than 3/4 of the issued shares of that class or by a special resolution passed in meeting of that class. Next, what is the minimum percentage of shareholders required to apply to the tribunal for cancellation of variation of rights under section 48 subsection 2। तो इस सेक्शन के अंदर अधिकारों के में बदलाव को रद्द कराने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयर धारकों को अधिकरण ट्राइब्यूनल को मतलब एप्लीकेशन देना होगा। तो कम से कम 10%, तो उस वर्ग के जारी शेयरों का 10%, तो 10% जो इशू शेयर उस क्लास के टोटल उस क्लास के जो शेयर्स हैं उसके 10% लोग अगर ट्रिब्यूनल को अगर अप्लाई करते हैं कि इसको कैंसिल करा जाए तो वो कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 51 इन व्हाट प्रोपोर्शन कैन अ कंपनी पे डिविडेंड इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। धारा 51 के तहत यदि अनुच्छेद अनुमति देती तो कंपनी किस अनुपात में डिविडेंड का भुगतान कर सकती है। तो ये
शेयरों पर चुकाई गई राशि के अनुपात में। If authorized by the article, a company may pay dividend in proportion to the paid up amount of shares. Which section of the Companies Act prohibits the issue of shares at discount? तो सेक्शन 53 जो है वो डिस्काउंट पे इशू करने के लिए प्रोहिबिट करती है। सेक्शन 53 prohibits company from issuing shares at discount except as provided under section 54 फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे सेक्शन 54 में बोला गया कि इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज वॉइड एंड पनिशेबल है। Which of the following is not a condition for issuing sweat equity shares under section 54? है ना, तो कौन सी कंडीशन नहीं है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए? तो इशू ओनली आफ्टर 5 years ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट। ये है ना 1 साल का है कि 1 साल के बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। बाकी हमें स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, सेबी के रेगुलेशन कंप्लायंस करने पड़ेंगे और स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स एंड कंसिडरेशन, ये सब ध्यान में रखा जाए। धारा 54 के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर केवल तभी जारी किए जा सकते हैं जब कंपनी के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो। 5 वर्ष का उल्लेख नहीं है ना। अंडर सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एज इररिडीमेबल। पहले ना किए जा सकते थे, लेकिन नया एक्ट जो आया है उसके तहत अब वो इररिडीमेबल रूप में नहीं इशू किए जा सकते हैं। Under section 56, how many days does a company have to register transfer of securities after receiving the instrument of transfer? मतलब उसको जब ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट मिल गया है तो वहां से कितने दिनों के भीतर जो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने अप्लाई किया है कि मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना, तो कंपनी में अप्लाई किया तो कितने दिन के भीतर कंपनी को उसको रजिस्टर करना है, तो 1 मंथ के अंदर। तो सेक्शन 56 जो बोलता है कंपनी को हस्तांतरण जो है, मतलब स्टेट दैट अ कंपनी मस्ट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। उसको जब इंस्ट्रूमेंट मिला है 1 महीने के अंदर उसको रजिस्टर करना होगा। If a company issues shares at a discount violating section 53, the punishment for every defaulting officer may include, तो जो है उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी सॉरी जो पनिशमेंट है वो फाइन है 1 लाख to 5 लाख तक हो जाएगा और इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 month एंड फाइन है। तो अंडर सेक्शन 53 इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट लीड्स टू फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 1 lakh to 5 lakh। an officer may face up to 6 month imprisonment, fine or fines or both. Which of the following is the maximum period within which a private company limited by shares must notify the refusal of transfer or transmission of securities to the concerned parties? So within 30 days। मतलब पूछा गया है इसमें कि अगर मैक्सिमम टाइम लिमिट बताना है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके पास जो लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, अगर वो किसी ट्रांसफर का उसके पास एप्लीकेशन नहीं, तब उसको वो रिफ्यूज कर रहा है या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज कर रहा है, तो वहां पे उसको कंसर्न पार्टी को कितने दिन के अंदर इंटीमेट करना होगा? तो 30 डेज के अंतर्गत इंटीमेट करना है जब से उसके पास रिसिप्ट आई है उस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की। ट्रांसफर मतलब जब पर्सन खुद ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसमिशन मतलब बाय जब डेथ हो जाती है, डेथ के बाद अपने आप जिस उसके जो लीगल हायर या नॉमिनेट पर्सन है उसको ट्रांसफर अपने आप जो होते हैं वो ट्रांसमिशन होता है। इफ अ पब्लिक कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर a transfer of securities without sufficient cause, within how many days can the transferee appeal to the tribunal if no intimation is received? तो 90 डेज। अगर पब्लिक कंपनी है, अगर कुछ मतलब ट्रांसफर को रिफ्यूज कर रही है ना, रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर रही है और कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, तो कितने दिन के अंतर्गत ट्रांसफरी अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल को? मतलब उसको कोई वैलिड रीजन नहीं बताया गया है कि उसका ट्रांसफर क्यों नहीं रजिस्टर किया है, ठीक है, तो उसको जब इंटीमेशन मिली है ना, उससे 90 दिन के अंतर्गत वो ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकता है कि इन्होंने हमारा रजिस्टर नहीं किया, अपील करेगा। अंडर सेक्शन 59, who can apply for rectification of the register of members in case of incorrect or missing entries? अगर जो मतलब हर कंपनी को क्या अपने मेंबर्स का रजिस्टर रखना जरूरी होता है ना, तो यहाँ बोला है कि अगर कौन अप्लाई कर सकता है अगर रजिस्टर में गलत एंट्री की गई है ना, तो यहाँ पर कौन कर सकता है? कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी और एग्रीड पर्सन, कोई भी कर सकता है। सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट इफ देयर इज एन इनकरेक्ट एंट्री और ओमिशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, the aggrieved person
एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी इटसेल्फ में अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन। 3 बताएं पर्सन एग्रीड, कोई भी मेंबर और कंपनी खुद भी कर सकती है। What penalty is imposed under Section 60 for non-compliance in publishing the authorized, subscribed and paid up capital details company document? अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट में ये शो नहीं किया गया है तो क्या पेनल्टीज है? क्या क्या नहीं, नॉन कंप्लायंस क्या क्या है, ऑथराइज नहीं बताई, सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल की डिटेल्स नहीं बताई गई है, तो क्या पेनल्टी दी जाएगी? तो 10,000 फॉर द कंपनी और 5,000 जो है ईच ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व है। तो सेक्शन 60 सबसेक्शन 2, द कंपनी मस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑथराइज, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ऑन नोटिस। नोटिस पे लाना है, ऑफिशियल पब्लिकेशन में लाना है। और नॉन कंप्लायंस हुआ इस चीज का तो ये पेनल्टी लगेगा 10,000 कंपनी के लिए और 5,000 ईच डिफॉल्ट ऑफिसर के लिए। अब है कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आउट ऑफ। कंपनी जो है अगर बोनस शेयर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो वो काय में से करेगी? तो वो फ्री रिजर्व में से कर सकती है। मतलब वो एनी रिजर्व नहीं, फ्री रिजर्व, जो ऐसे रिजर्व जो फ्री है किसी भी यूज के लिए, जिसमें प्रॉफिट से बनाए गए ना। तो बोनस शेयर जो है, बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बट नॉट रिवोल्यूशन रिजर्व्स, है ना। तो इनमें से नहीं दे दिया जा सकता है, क्योंकि देखो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है ना, पर्टिकुलर जब डिबेंचर्स का रिपेमेंट कर रहे हैं ना उसमें यूज किया जाना है, उसके पर्पस के लिए यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं। रिवोल्यूशन रिजर्व असेट्स का जब रिवोल्यूशन होता है तो उससे हमारा तो ये पर्टिकुलर उन्हीं पर्पस के लिए यूज होंगे। फ्री रिजर्व है, किसी भी इसके लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारे कोई, हम जब शेयर्स खरीदते हैं मतलब बेच इशू करते हैं तो वो प्रीमियम पे करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया होता है। तो ये भी हमारा एक फ्री रिजर्व ही होता है ना। और CRR जो होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये कैपिटल शेयर्स के लिए ही बनाया जाता है, उसके रिपेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी उसको यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 63, है ना। तो 63 के तहत क्या क्या कंडीशन है? तो ऑथराइज बाय आर्टिकल, आर्टिकल में होगा क्योंकि कोई कंपनी कोई भी काम करेगी वो आर्टिकल के तहत ही कर सकती है, तो उसके आर्टिकल में होना चाहिए, बोर्ड ने रिकमेंड किया हो और कोई डिफॉल्ट नहीं हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज जो देने होते हैं पेमेंट, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, तभी बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 64 मस्ट बी फाइल्ड विद इन। अब ना हम शेयर कैपिटल को अल्टर कर रहे हैं तो इसका नोटिस हमें कितने दिन में देना है? तो ये 30 दिन के अंदर देना है, ठीक है। तो एनी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल मस्ट बी फाइल्ड विद द ROC रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म के तहत देना है। अंडर सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स कंफर्मेशन फ्रॉम। अब अगर वो रिडक्शन कर रहे हैं, हम शेयर कैपिटल में कमी ला रहे हैं, तो फिर हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा इससे, ट्राइब्यूनल से। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय द ट्राइब्यूनल कंसिडरिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम सेबी रजिस्ट्रार। ट्राइब्यूनल क्या देखेगी? मतलब ये अपीली अधिकरण जो हमारा होगा वो ये क्या देखेगा कि कोई सेबी ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लाया, रजिस्ट्रार ने कोई ऑब्जेक्शन या क्रेडिटर्स ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किए, इसको ध्यान में रखते हुए वो किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 66 फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर पूंजी में कटौती का इनमें से क्या अनुमति नहीं है? तो रिडक्शन इफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट आर इन अरियर, है ना। अगर अरियर में है, आपको पैसा देना है, किसी को डिपॉजिट वगैरह देना भी है ना, तो तब वहां पर रिडक्शन के लिए वो अनुमति नहीं देता है। बाकी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ द कंपनी हैज अरियर ऑफ डिपॉजिट और जब तक वो अपना पैसा नहीं चुकता करते हैं तब तक वो अलाउ नहीं है रिडक्शन करने के लिए। अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, इफ अ कंपनी फेल्स टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल द मैक्सिमम फाइन इज। तो 5 लाख रुपए का मैक्सिमम, मतलब उसने अल्ट्रेशन किया है अपने शेयर कैपिटल में और उसको नोटिफाई नहीं किया ROC को, तो फिर उसको 5 लाख तक का जुर्माना देना। द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ शेयर कैपिटल अल्ट्रेशन कैन बी 1,000 पर डे और अप टू 5 लाख विच एवर इज लेस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रतिदिन 1,000 दो या फिर 5 लाख रुपए, जो कम हो। Which section of the Companies Act deals with the issuance of fully paid up bonus shares? तो सेक्शन 63 इस बारे में बताता है, फुल्ली
bonus shares. So section 63 governs the issue of fully paid up bonus share using free reserve, security premium or capital redemption reserve. सेक्शन 65 अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ कंपनी, तो ये अनलिमिटेड कंपनी पर अप्लाई होता है सेक्शन 65. सेक्शन 65 applies to unlimited company when they convert into limited companies, specifying condition for reserve capital, है ना, मतलब वो सीमित कंपनी में परिवर्तित हो रही ना तब अप्लाई होगा. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी टू रिड्यूस इट शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनी. ये जो सेक्शन है ये जरूर ध्यान रखना कि जो शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर रहे हैं तो किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, तो सेक्शन 66 के तहत कर रहे हैं, है ना. बोनस शेयर्स किसमें जो है 63 से रिलेटेड है. ठीक है, तो अप्रूवल फ्रॉम द ट्राइब्यूनल स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है रिडक्शन के लिए. Under section 66 subsection 2, who should be notified when an application for the reduction of share capital is made. तो यहाँ पे कौन किसे मतलब हु शुड बी नोटिफाइड, किसको नोटिफाई किया जाना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाना चाहिए, रजिस्ट्रार को किया जाना चाहिए और क्रेडिटर्स को किया जाना चाहिए. तो कौन करेगा, द ट्राइब्यूनल मस्ट नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अबाउट द application for the reduction of share capital. What is the maximum fine imposed if company fails to comply with the provision under section 66 subsection 4? वही 5 लाख रुपए. If company fails to comply with the order of the tribunal for publishing the reduction of share capital, it shall be punishable with a fine not less than 5 lakh but may extend to 25 lakhs. 25 लाख तक बढ़ाया जा सकता है. इसके पहले जो हमने देखा था 64 सेक्शन के तहत जो था वो था कि अगर शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, कम शेयर कैपिटल की अमाउंट जैसे कम ज़्यादा वो हो रही है, तो वहाँ पर अगर कम आरओसी को इंटीमेट नहीं किया तो 1000 पर डे और 5 लाख जो कम हो. लेकिन यहाँ पब्लिकेशन जो ट्राइब्यूनल में ना, इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर पब्लिशिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, तो ट्राइब्यूनल का अगर ऑर्डर को कंप्लाई करने में फेल होता है, जिसमें क्या बोला गया था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को पब्लिश करना है ना, तो यहाँ पे 5 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है. What is the penalty if company violates the provision of section 67 regarding the purchase of its own shares? अब कंपनी खुद अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है, खुद के शेयर्स खरीद सकती है. तो यहाँ बोला है कि अगर वो 67 का जो ओन परचेज से रिलेटेड है, अगर उसका वायलेशन करती है तो कितना फाइन लग, मतलब क्या है, तो फाइन अप टू 25 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years. इतना सेक्शन 67 के तहत देना है. Which of the following is not allowed for company to buy back its own securities? own securities जब खरीदना है, बायबैक मतलब कंपनी खुद ही अपने शेयर्स बाहर जो इशू है ना, जनता से खरीद रही है, वापस ऑफर कर रही कि हमें हमारे शेयर दे दो. तो यहाँ बोला है कि कहाँ बायबैक जब किया जा रहा है तो क्या अलाउड नहीं है, काई में से नहीं आप उसका पेमेंट कर सकते हो, है ना. तो फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये सब फ्री है, इसमें से आप कर सकते हो ना. प्रोसीजर फॉर न्यू इशू, अब नया शेयर्स इशू करके जो पैसा आ रहा है उससे भी पेमेंट कर सकते हो, है ना. लेकिन द प्रोसीड्स फ्रॉम द अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स, सेम काइंड ऑफ शेयर्स का इशू आप जो लाए हो उसके पैसे उससे आप नहीं कर सकते. एक कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज को वापस खरीदने के लिए पहले जारी किए गए समान प्रकार के शेयरों के प्रोसीड्स का उपयोग नहीं कर सकती. ये 68 के तहत निषेध है. Which of the following is required for a company to purchase its own shares or securities? तो अगर करना है तो सबसे पहले जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना होगा. What is the maximum percentage of paid up capital and free reserve that a company can buy back in a financial year? एक फाइनेंशियल ईयर में कितने वो शेयर्स मतलब बाय बैक कर सकती है, तो 25% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व को जो प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसका 25%, मतलब उतना अमाउंट का वो बायबैक कर सकती है. यदि कंपनी किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने कुल मतलब द कंपनी कैन बायबैक अप टू 25% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2
C. Which of the following is true about the buyback of securities under Section 68? So the buyback of shares must be completed within 1 year of the स्पेशल रिजोल्यूशन. जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उससे 1 साल के अंतर्गत आपका बायबैक हो जाना चाहिए. ठीक है, तो बायबैक से संबंधित सेक्शन कौन सा है? 68 है. और शेयर कैपिटल के रिडक्शन से रिलेटेड 66. What is the penalty for non-compliance with the provision of section 68? अब आप है ना बैरेट का इंडेक्स जरूर याद करिएगा, क्योंकि ना इंडेक्स के बेस पर आपको एमसीक्यूज देखने को बहुत मिल सकते हैं. तो आप अगर पूरा बैरेट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट चीज ही मैं आपको एमसीक्यूज दिखा रही हूँ. आप पूरा बैरेट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट इंडेक्स को तो जरूर देखिएगा. और हो सके तो ये जिस साथ में बैरेट लीजिए और जो जिस सेक्शंस पर ये एमसीक्यूज है उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको वो अच्छे से याद रहेंगे. What is the penalty for non-compliance with the provision of section 68? तो अगर सेक्शन 68 किससे रिलेटेड था? बायबैक से रिलेटेड था. अगर बायबैक का कंप्लायंस नहीं किया है उसके जो प्रोविजन है तो कितनी पेनल्टी लगने वाली है? फाइन अप टू 3 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years. So if company fails to comply with the section 68, it can be fined between 1 lakh and 3 lakh. An officer in default can face imprisonment for up to 3 years. Which of the following is a requirement before the company can buy back its securities under section 68? फाइलिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार. उसको पहले अपने सॉल्वेंसी ये बताना होगा कि मैंने सारे जो भी ड्यूज है सब पे कर दिए हैं और मैं डिक्लेयर मतलब कोई पे करना बाकी नहीं है. और अगर है भी तो उसके पास उसके लिए पर्याप्त अमाउंट है, उसने रिजर्व कर रखा है ना, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा आरओसी को, उसके बाद ही उसे परमिशन मिलेगी. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच अ कंपनी मस्ट कंप्लीट द बायबैक? तो 12 मंथ्स है ना इस पर, या 1 ईयर जो भी है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने से 1 साल या 12 महीने के अंदर हमको कंप्लीट करना है हमारा बायबैक. Under Section 69 of the Companies Act, when a company purchase its own shares out of free reserve or security premium account, what must it do with the sum equal to nominal value of the shares purchased? तो यहाँ बोला गया है कि अगर आप अपने खुद के शेयर्स मतलब जब कंपनी क्या कर रही है, परचेज कर रही खुद के शेयर्स फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, तो उसे कितना नॉमिनल वैल्यू मतलब शेयर्स के कितने वैल्यू का अकाउंट में ट्रांसफर करना है. मतलब उसको जब खरीदना है तो उसको अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोला ट्रांसफर इट टू द CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना होगा. When a company purchases its own shares from free reserve or securities premium account, the sum equal to the nominal value of the shares so purchase must be transferred to the capital redemption reserve account. According to Section 70 of the Companies Act, in which of the following situation can be company not buy back its own shares or other specified securities? तो ओन सब्सिडरी कंपनी के नहीं ले सकती. व्हेन इट इज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट तब नहीं कर सकती बायबैक. व्हेन इट इज नॉट कंप्लाइड विद द सेक्शन 92, ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है. 123 और 127 और 129. तो सेक्शन 92 तो हमारा एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है. 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. 127 अगर उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं उससे रिलेटेड पनिशमेंट है. और 129 जो है वो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. अगर उसका कंप्लाई नहीं करती है तो वहां पर वो बायबैक नहीं कर सकती. इन सिचुएशन में वो बायबैक नहीं कर सकती है. सेक्शन 70 प्रोहिबिट्स अ कंपनी फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेसिंग इट्स ओन शेयर सिक्योरिटीज थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी के थ्रू नहीं खरीद सकती, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू. और व्हेन देयर आर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर उसमें डिपॉजिट करने में डिफॉल्ट कर रहा है, डिबेंचर्स का पेमेंट करने में, डिविडेंड और लोन का पेमेंट रीपेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो वहां नहीं कर सकती. इसके अलावा भी वो प्रोहिबिट करती है अगर सेक्शन 92, 123 और 127, 129 का फुलफिलमेंट नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, तो तब भी वो बायबैक को प्रोहिबिट करती है. व्हाट मस्ट अ कंपनी डू बिफोर इशूइंग डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71? तो उसको अपॉइंटेड डिबेंचर्स ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी पहले अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिबेंचर्स को मतलब इशू कर सकते हैं.
Section 71 subsection 5 requires that before issuing debentures the company must appoint one or more debenture trustee. This is necessary if the company is making an offer or invitation to the public or its members exceeding 500 for the subscription of its debentures. Next, in case a company fails to redeem its debenture as per section 71, who can apply to the tribunal? तो ये डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं अगर रिडीम करने में फेल होती है। मतलब कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स का पुनः भुगतान करने में विफल रहती है ना, या जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे नहीं चुकाती है, तो डिबेंचर ट्रस्टी या डिबेंचर होल्डर ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन रिलेटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन अंडर सेक्शन 71? तो फाइन अप टू 5 lakhs और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। चलिए, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। तो ये चैप्टर 5 है हमारा, सेक्शन 73 से 76A इसमें शामिल है। Which section of Companies Act 2013 prohibits companies from accepting deposit from the public unless specified? मतलब है ना, पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन दी है, उसके अलावा वो कर सकती है। पर लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 73 के तहत दिया गया है। तो प्रोहिबिट्स कंपनीज फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक unless they follow specified provision. What is the minimum tenure for deposit accepted by companies under section 73? अगर एक्सेप्ट भी कर रही सेक्शन 73 की तो 6 महीने तक के लिए कर सकती है वो, है ना। तो as per section 73 the minimum tenure for accepting the deposit is 6 months, ensuring liquidity for depositors. Under section 73 a company must create a deposit repayment reserve of what percentage of deposit maturing in the financial year? तो एक कंपनी को वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाले जमा का कितने प्रतिशत जमा पुनर्भुगतान भंडार, मतलब पता है कि ये हमको रिपेमेंट करना है, तो इसके लिए हमको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो क्या उसके मैच्योरिटी पीरियड पर हमें चुकाना होगा, तो क्या परसेंटेज हमें रिजर्व में डालना है? तो 20% हमें इस रिजर्व में डालना होगा। तो सेक्शन 73 mandates a deposit repayment reserve of 20% to ensure timely repayment of deposit, ताकि टाइमली रिपेमेंट हो सके। Which companies are allowed to accept deposit from the public under section 76? कौन कौन सी कंपनियों को, मतलब किस कंपनियों को जनता से जमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई है? तो ये है पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। तो ये ध्यान रखिएगा कि पब्लिक से जो डिपॉजिट ले सकती है वो कौन सी कंपनी, सेक्शन 76 के तहत पब्लिक कंपनी ही है, लेकिन नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। टर्नओवर पे बेस पर भी है, तो 76 परमिट्स पब्लिक कंपनी विथ नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। या तो क्या होना चाहिए, 100 करोड़ की नेटवर्थ हो या फिर उसका टर्नओवर 500 करोड़ हो, तब जाके वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है अंडर सेक्शन 76। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73? मतलब वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया है कि आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते और उसका वायलेशन किया है, तो क्या होगा? 1 करोड़ और ट्वाइस द डिपॉजिट अमाउंट। एज पर सेक्शन 73 द पेनल्टी इज 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट विच एवर इज लोअर। अंडर सेक्शन 74 within what period must existing deposit be repaid if they are not in compliance? यदि जमा जो डिपॉजिट लिया गया है वो कंप्लायंस में नहीं लिया है, तो कितने समय तक के भीतर चुकाना होगा? तो 12 महीने के भीतर चुकाना होगा। A company must repay deposit within 1 year or 3 years, whichever is earlier। ठीक है, if the deposit or interest is unpaid, तो उसकी अनपेड की डेट से काउंट करते हुए। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 76A फॉर फ्रॉडुलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? धोखाधड़ी से अगर आपने जमा स्वीकार किया, डिपॉजिट लिया है, तो क्या है? फाइन अप टू 10 करोड़ एंड इम्प्रिजमेंट। The company may be fined a minimum of 1 crore rupees or twice the amount of deposit accepted, whichever is lower. The fine may extend to 10 crore rupees। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।